ठीक है। हाँ, जॉइंट सिटिंग का 108 में प्रावधान है। अच्छा, 108। अब बात करते हैं चेयरमैन की। ठीक है, जो राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनके पास क्या अधिकार है? लगभग वैसे ही अधिकार होते हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस हैं, ये सभी ऊपर के अधिकार होते हैं, परंतु चेयरमैन के पास मनी बिल को सर्टिफाई करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इसलिए ये अधिकार लोकसभा के स्पीकर को दिया गया है। दूसरी चीज, उसको जॉइंट सिटिंग कॉल करने का, को प्रिजाइड करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर जॉइंट सिटिंग होती है तो जॉइंट सिटिंग के केस में जो प्रिजाइड करेगा वो लोकसभा का स्पीकर करेगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम पार्लियामेंट के कामों की बात करें, पार्लियामेंट के अंदर में जो अलग अलग कार्यवाही होती है उसकी बात करें, तो हमारे जो पार्लियामेंट है वो 3 सेशन में ऑर्डिनरीली 3 बार वो अपनी सेशन करता है। 3 सेशन होते हैं। कितने सेशन होते हैं, कितनी मीटिंग्स होती हैं हमारे पार्लियामेंट की? 3 मीटिंग्स होती हैं। नंबर 1 बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो मतलब हमारा जो पार्लियामेंट के सभी सदस्य होते हैं वो साल में 3 बार ऑर्डिनरी सेशन, पर कुछ विशेष परिस्थितियों में हो सकते हैं, पर ऑर्डिनरीली वो 3 सेशन हमारे होते हैं। जो साधारणतः पार्लियामेंट के सेशन में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं रहना चाहिए, कि आखिरी जो सेशन हुआ, आखिरी दिन था जो सेशन का और अगले सेशन का पहला दिन, इसमें 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब 6 महीने में सेशन को जरूर बुलाया जाना चाहिए। जो प्रेसिडेंट होते हैं, जब सेशन होता है, कमेंसमेंट ऑफ सेशन होता है, तो जो पहला प्रस्ताव, जो एड्रेस होता है, प्रेसिडेंट जो है इस दिन आते हैं जब सेशन का पहला दिन होता है। कोई भी सेशन होता है, पहले दिन स्पेशल एड्रेस होता है जिसमें कि प्रेसिडेंट खुद आते हैं और वो संबोधित करते हैं, राष्ट्रपति संबोधित करते हैं पार्लियामेंट को। इसके अलावा पहले सेशन के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद जो लोकसभा चुनकर आती है उसको भी एड्रेस करते हैं। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट जो है दोनों राज्यसभा और लोकसभा को इकट्ठा होकर, ठीक है, जॉइंट सेशन होता है, उसको एड्रेस करते हैं। हमारे जो कार्रवाई होती है उसमें कुछ वोकैबुलरी है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो जैसे एडजर्नमेंट, टर्मिनेशन, ठीक है, सस्पेंशन, ये कुछ कार्रवाई हमारे इसमें वो की जाती है। तो एडजर्नमेंट होता है स्थगन, तो अभी सेशन चल रहा है, एडजर्न हो गया है, तो जो कार्रवाई होती है वो अगली किसी डेट के लिए पोस्टपोन कर दी जाती है। तो जब सेशन चल रहा होता है तो सेशन में आज सेशन किसी कारण से स्थगित कर दिया गया, तो सेशन कल हो सकता है, परसों हो सकता है, कुछ दिन की छुट्टी के बाद हो सकता है, तो ये स्थगन होता है। जो पहला दिन होता है, जब प्रोरोगेशन होता है, जब हम हाउस की मीटिंग को खत्म कर देते हैं अगले सेशन के लिए, तो स्थगन में और प्रोरोगेशन में निलंबित बोलते हैं, निलंबित सस्पेंशन होता है, इसके लिए कुछ और शब्द इस्तेमाल होता है। तो जब अगले सेशन के लिए उसे क्लोज कर दिया जाता है, इस सेशन को अब अगले सेशन में मिलेंगे, जैसे बजट सेशन खत्म हो गया, बजट सेशन के बाद अब अगले सेशन के लिए मिलेंगे, तो वो अगले सेशन के लिए जो मिलना होता है वो प्रोसेस कहलाता है, वो प्रोरोगेशन कहलाता है। जबकि एडजर्नमेंट, मोस्टली हम एडजर्नमेंट सुनते हैं जब सेशन कार्रवाई में होता है, जैसे पार्लियामेंट चल रहा है, तो पार्लियामेंट जब चल रहा होता है, अभी भी शायद सेशन में है पार्लियामेंट,
तो पार्लियामेंट जब सेशन में होता है और किसी भी कारण से वो समझता है तो वो उस सेशन को कुछ समय के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए भी एडजर्न कर देता है, कार्रवाई को स्थगित कर देता है, तो वो कहते हैं एडजर्न। तो ये कुछ वोकैबुलरी है जिसको आपको बहुत ध्यान से याद रखना होगा कि किस चीज के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इनका इंग्लिश मीडियम लगभग एक जैसे होता है, परंतु ये एक विशेष कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। अब हमारे जो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ठीक है, ये राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है, जो हमने पहले बात कर ली कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन रहते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है अपने उन्हीं के भीतर से। उसके अलावा वाइस चेयरमैन का एक प्रिंस वो भी बनाया जाता है, पैनल, जो सदस्यों के द्वारा नामित कुछ सदस्यों का एक पैनल भी रहता है वाइस चेयरमैन के लिए, ठीक है। और जो अगर मान लीजिए किसी कारण से चेयरमैन भी नहीं है, उसके डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, तो उस दिन की कार्रवाई को चलाने की जिम्मेदारी मेंबर ऑफ पैनल, जो पैनल बनाया गया है वाइस चेयरमैन का, वो उनके पास होती है। अब अगर इनको हटाना हो, मान लो किसी कारण से डिप्टी चेयरमैन को हटाना होगा, अगर चेयरमैन को हटाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? अगर हम राज्यसभा के चेयरमैन को हटाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सर वो तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, राष्ट्रपति। तो उनको हटाने का काम, मतलब उनको वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट नहीं बोलते, पर वो लगभग वैसी ही प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। पर जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल होती है। तो वो कैसे हो सकती है? नंबर 1, जैसे ही उनका कार्यकाल, उनका वो किसी भी कारण से मेंबर नहीं रहते, राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते हैं, उनका ऑफिस खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो डिप्टी चेयरमैन नहीं रहेंगे, वो रिजाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और उनको हटाया भी जा सकता है यदि राज्यसभा जो काउंसिल है वो मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से एक प्रस्ताव पारित करती है। 14 दिन का नोटिस उनको देना होगा, उसके बाद वो अगर वो प्रस्ताव पारित होता है तो वो डिप्टी चेयरमैन हटा दिए जाएंगे, उनका रिमूवल हो जाएगा। यहाँ पर एक और जो वो है स्थिति है कि हमारे जो चेयरमैन होते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो जो कार्रवाई होती है राज्यसभा की कार्रवाई, उसमें बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। दे हैव राइट टू स्पीक, दे हैव राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ देयर रिमूवल। अगर उन्हें किसी कारण हटाया जा रहा है तो उसमें हिस्सा ले सकते हैं, परंतु वो किसी भी कार्रवाई में वोट नहीं दे सकते हैं। डिस्पाइट बीइंग चेयरमैन, वो राज्यसभा की कार्रवाई में वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उनको ये अधिकार होता है। अच्छा, कुछ लोगों के पास ये अधिकार है कि जैसे मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी की भी कार्रवाई को, किसी भी हाउस की कार्रवाई को अटेंड कर सकते हैं, किसी भी जॉइंट सिटिंग को अटेंड कर सकते हैं, किसी भी कमेटी और मेंबर की मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं जिसमें वो सदस्य हैं, परंतु वो वोट नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्टर भी वोट नहीं कर सकते अगर वो उसके सदस्य नहीं है, तो उनको उसका सदस्य होना अनिवार्य है। परंतु मिनिस्टर्स के पास ये अधिकार रहता है कि वो मिनिस्टर उस कार्रवाई को अटेंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिल्स, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कई अलग अलग तरीके के बिल होते हैं।
कोई भी कानून बनने से पहले एक बिल होता है, ठीक है। कोई भी स्टैच्यू बनने से पहले एक बिल होता है, उसको सामान्यतः दोनों हाउस के द्वारा पास किया जाता है और प्रेसिडेंट के द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तब वो जो है बिल वो बन जाता है, कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो बिल को हम दो तरीके से ब्रॉडली बांट रहे हैं, प्राइवेट बिल एंड पब्लिक बिल। पब्लिक बिल ऐसे बिल होते हैं जिनको मिनिस्टर्स के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, मतलब जिनको पास करने की जिम्मेदारी सरकार की है। एग्जीक्यूटिव के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बिल पब्लिक बिल, मतलब ये सरकारी बिल है, सरकार के द्वारा, जिसे हम सरकार समझते हैं, जिसे हम सरकार कहते हैं, वैसे गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव जो बिल को प्रस्तुत करती है, वो बिल पब्लिक बिल कहलाता है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करता है। इन बिलों को लाने के लिए 7 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है। 7 दिन का पहले से नोटिस दिया जाएगा कि फला फला तारीख को ये बिल पास किया, ये प्रस्तुत किया जाएगा। तो 20 तारीख को, आज कितनी तारीख है, आज 23 तारीख है, तो हमें बिल कोई कानून बनाना है। तो ऐसे नहीं कि एग्जीक्यूटिव कोई भी बिल आज लाई, तुरंत सुबह चुपचाप से एक कानून रख दिया संसद के समक्ष, अब संसद को उस पर वोट करना है, ठीक है। लोगों को पता नहीं है कि क्या कानून है, या 2 लाइनें लिख दी और उसको प्रस्तुत कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। उनको 7 दिन का संसद को नोटिस देना पड़ेगा, ताकि सभी संसद सदस्यों को पता रहे, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, कि आज से 7 दिन बाद फला विषय पर एक बिल सरकार प्रस्तुत करेगी, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर एक बिल प्रस्तुत करेगा और उस बिल का विषय ये है, उसके अंदर ये कंटेंट है, ताकि वो सभी सदस्य उस बिल को अच्छे से ध्यान से पढ़ लें, उस पर जो भी अपनी कार्रवाई है वो सजेस्ट करें, अपना मत उस पर बना लें कि हम इसके पक्ष में हैं या हम उसके विपक्ष में हैं, जो भी वो अपनी बात कहना चाहें उसके लिए तैयारी कर लें। तो ये ऐसे सभी बिल जो है पब्लिक बिल कहलाते हैं। अगले हैं प्राइवेट बिल। तो ये ऐसे बिल होते हैं जो मिनिस्टर के द्वारा ना रखकर किसी भी सदस्य, हमारे संसद में कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी चीज पर कानून बनवा सकता है। ये हमारे संसद ने उसको अधिकार दिया है, ठीक है। आप अगर कल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं तो आप कोई भी चीज पर एक बिल ला सकते हैं कि मैं ये बिल अपने रखना चाहता हूँ, तो उस पर चर्चा होगी और उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। तो ये वाले बिल जो है प्राइवेट बिल कहलाते हैं। इन बिल को लाने के लिए 1 महीने का नोटिस देना अनिवार्य है। भारत के अंदर में एक ही शायद अभी तक ऐसा बिल है, प्राइवेट बिल, जो कानून बन सका है, वो है मुस्लिम वक्फ बिल। 1952 का ये बिल है जो कानून बना, मतलब ये बिल आया और ये कानून में तब्दील हो पाया। अन्यथा जो प्राइवेट बिल होते हैं वो ज़्यादातर पास नहीं हो पाते, क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, अपोजिशन के पास, क्योंकि अगर वो सत्तारूढ़ दल का बिल है तो सत्तारूढ़ दल का बिल जो होगा वो एग्जीक्यूटिव प्रस्तुत करेगी। अब ये ऑपोजिशन का बिल होगा, अब ऑपोजिशन के बिल को सत्तारूढ़ के दल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों पास कराएंगे? तो इसलिए ये साधारणतः बिल पास नहीं होते, परंतु ये पास हो सकते हैं। हाँ, अब बोलिए सर गुटखा और पान मसाला जो प्रतिबंध बिल 2020 भी शामिल है सर। अच्छा, वो भी इसमें शामिल है। यस सर। और राज्यसभा में जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021 के अलावा यूनिवर्सल हेल्थ बिल, ये हेल्थ केयर बिल। मेरी समझ से ऐसा नहीं है, पर खैर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो बिल है, बिलों को हम अलग अलग तरीके से, अब जितने भी बिल प्रस्तुत किए जाते हैं उन बिल को, प्रस्तुत किए जाने बिलों को हम अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल,
फाइनेंस बिल और ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। जो अलग अलग तरीके से बिल, जितने बिल प्रस्तुत होते हैं संसद के अंदर में, उनको इन 5 ब्रॉड कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं अपने अपने इनके फीचर्स के अनुसार। याद ये सभी रखिएगा कि ये ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल है, ये मनी बिल है, ये फाइनेंस बिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और ये ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल है। वैसे तो नाम से ही सारे लगभग वो हैं, पर फिर भी हम इनके विशेष पहलुओं को समझ लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल ऐसे बिल होते हैं जो मतलब साधारण कानून के की बात करते हैं, कि साधारण कानून, कोई भी कानून हम पास करना चाहते हैं, वो ऑर्डिनरी बिल है। उनमें संविधान में की कोई अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है, उनमें कोई मनी एंगल या फाइनेंस एंगल नहीं है। मनी बिल ऐसे हो सकते हैं जो आर्टिकल 110 की व्याख्या में मनी बिल कहलाते हैं, वो हो सकते हैं। फिर फाइनेंस बिल हो सकते हैं जिसमें कि कोई फाइनेंशियल मैटर, टैक्सेशन मैटर लागू होता हो। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो सकते हैं जिसमें कि हम संविधान के किसी पहलू को बदलना चाहते हो। और ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल है जो अध्यादेश समय समय पर सरकार पास करती रहती है उन अध्यादेशों को कानून बनाने के लिए, क्योंकि अध्यादेश टेम्परेरी कानून हो सकते हैं कि कुछ समय के लिए, जब तक संसद सदन में नहीं है तब तक के लिए हम इमरजेंसी पड़ने पर कोई कानून, ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। परंतु उनको जैसे ही संसद उसमें आएगी, सदन में आएगी, तो तुरंत वहां पर उसे प्रस्तुत करना होगा। तो उनको रिप्लेस करके, ऑर्डिनेंसेस को रिप्लेस करके बिल बनाना, ये वहां पर होता है। तो ये 4-5 तरीके से हम इनको ब्रॉडली डिफाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अलग तरीके के बिल हैं जो मुश्किल है थोड़े समझने के लिए, वो है मनी बिल। मनी बिल की व्याख्या आर्टिकल 110 में की जाती है। आर्टिकल 110 हमें बताता है कि मनी बिल क्या होता है। तो किस किस परिस्थिति में कोई भी बिल मनी बिल बन जाता है? यदि उसमें कोई टैक्स लगाया जा रहा हो, किसी टैक्स को हटाया जा रहा हो, किसी टैक्स को घटाया जा रहा हो, किसी टैक्स में बदलाव किया जा रहा हो या रेगुलेट किया जा रहा हो। तो टैक्स में किसी भी तरीके का कोई बदलाव, नया टैक्स या पुराने टैक्स को हटाना, ऐसी कोई भी चीज की जाएगी तो वो मनी बिल कहलाएगा। दूसरा है, रेगुलेट करता है बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट का। कोई भी बिल सरकार के द्वारा जो उधार लिया जा रहा है, ठीक है, तो उसको अगर रेगुलेट कर रहा है, उसमें कोई बदलाव कर रहा है, तो वो मनी बिल कहलाएगा। भाई सरकार कितना बोरो कर सकती है, कितना बोरो नहीं कर, किसकी स्वीकृति उसको चाहिए होगी, ये जो बेसिक नियम है उसका लेकर। अच्छा, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड। अगर कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड जो हमारे होते हैं, हम इनको पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, तो ये फंड का, इस फंड में किसी तरीके का कोई बदलाव किया जा रहा है, उसकी कस्टडी में बदलाव किया जा रहा है, वहां से कोई पैसा लिया जा रहा है, तो वो जो वो बिल है वो भी मनी बिल कहलाएगा। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार का जो संचय होता है, सरकार जहाँ से पैसा आता है, वो इन हेड्स में जाता है, कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। अगर सरकार वहां से पैसा निकालना चाहती है, एक तरीके से ये फंड उसके लिए उसकी ट्रेजरी है, इस ट्रेजरी से वो पैसा निकाल के खर्च करना चाहती है, किसी को पे करना चाहती है, तो उसमें उसको लोकसभा से अनुमति लेनी होगी। किसी भी तरीके का एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, कि हम ये पैसे का ये इस्तेमाल करेंगे, इस स्वीकृति को प्राप्त करने के लिए उसको उसे मनी बिल बनाना पड़ेगा। किसी भी खर्च को, कंसोलिडेटेड फंड के खर्च को कंसोलिडेटेड फंड पर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर करने का प्रोसेस भी मनी बिल के द्वारा ही किया जाएगा। और किसी तरीके का रिसीप्ट
इस फंड में, कंसोलिडेटेड फंड में आने के लिए भी उसे मनी बिल कहा जाएगा। तो मनी बिल बेसिकली हमारे टैक्स और पैसों से संबंधित है। तो हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी मन मर्जी से पैसा खर्च नहीं कर सकती, उसको पैसा खर्च करना, तो पैसा इकट्ठा कर सकती, न टैक्स लगा सकती, ना उसमें से पैसा खर्च कर सकती बिना लोकसभा की अनुमति के, बिना संसद की अनुमति के। ठीक है, तो संसद जब तक उसको अलाउ नहीं करेगा, और वो प्रोसेस मनी बिल प्रोसेस कहलाता है। अब मनी बिल का राज्यसभा से क्या संबंध है कि राज्यसभा का उसमें कोई से है? बिल्कुल ये बात ठीक है कि जो मेजॉरिटी से है वो लोकसभा का है, नहीं ऐसा भी नहीं कहना कि मेजॉरिटी से उसका लोकसभा का है, परंतु उसको लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाना अनिवार्य है, उसे वहां के कंसिडरेशन के लिए, उनकी रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाना अनिवार्य है। जो राज्यसभा है, ठीक है, वो जो प्रस्ताव है उनको ना तो रिजेक्ट कर सकती है ना अमेंड कर सकती है, बस कभी बदलाव अनुमोदित कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है कि हाँ इसमें ये कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। अब उसके बाद 14 दिन के बाद ये बिल राज्यसभा को वापस भी लौटाना होता है। ऐसा नहीं होता कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए वो लोकसभा, वो राज्यसभा उसे लेके बैठी रहे, वो उसे पॉकेट वीटो भी नहीं कर सकती, उसे 14 दिन में वापस देना है। और 14 दिन के बाद जब वो लोकसभा के पास आएगा तो ये लोकसभा का अधिकार है कि जो रिकमेंडेशन राज्यसभा ने दी है, ध्यान रखिएगा, वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, वो उसे अमेंड नहीं कर सकती, केवल रिकमेंडेशन दे सकती है। वो रिकमेंडेशन वापस लोकसभा में आएंगी चर्चा के लिए, और यदि वो चाहे तो रिकमेंडेशन को माने, चाहे तो ना माने। तो इस तरीके से जो है राज्यसभा का जो स्कोप है इसमें बहुत सीमित है, परंतु पूरी तरीके से ये कह देना कि मनी बिल में उसका कोई रोल नहीं है, ये भी गलत होगा। ऐसा क्यों किया जाता है? आर्टिकल 109(5) के हिसाब से जो लोकसभा अगर कोई बिल राज्यसभा लेकर बैठी हुई है और उसे पास नहीं करती तो 14 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा कि वो राज्यसभा ने बिल पास कर दिया है, जिस फॉर्म में वो आया था वो उसी फॉर्म में पास कर दिया गया। सवाल किसी का? लेकिन सर मनी बिल तो राज्यसभा में जाता ही नहीं है ना। मनी बिल राज्यसभा में जाता नहीं, किसने कहा? बोला क्या मनी बिल राज्यसभा में नहीं जाता? सर मतलब मनी बिल राज्यसभा में सर ये जाएगा सर पास होने? फैक्ट चेक करो, इतना ग्रॉस गलत फैक्ट मत बोलो भाई। ठीक है, अच्छा फाइनेंस बिल, ठीक है, कोई भी बिल जो सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात करता है वो फाइनेंस बिल हो सकता है। ठीक, और जो फाइनेंस बिल के साथ एक मेमोरेंडम आता है और 110(4) के अंदर में, ठीक है, स्पीकर की अनुमति के बाद में 110(4) में कोई फाइनेंस बिल मनी बिल बन सकता है। और उसके अलावा जो बाकी बिल रह जाते हैं वो फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस बिल 2 की कैटेगरी में आर्टिकल 117 के अंतर्गत डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों फर्क होते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड पर खर्च है वो सर, यार इंटरजेक्ट नहीं करो, ठीक है, अगर कोई रिलेवेंट बात हो आप लिख लो और फिर बोलना, ठीक है, एक मिनट में इंटरजेक्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा। क्लास नहीं करते हैं ना। अच्छा ऑर्डिनरी बिल, हाँ जैसा अभी हमने बात की थी, मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा जब मुझे रिलेवेंट लगेगा। ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, कोई भी ऐसा बिल जो मनी बिल ना हो, फाइनेंस बिल ना हो और संविधान में कोई अमेंडमेंट की बात ना करता हो, वो ऑर्डिनरी बिल कहलाता है। ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल, जैसा अभी हमने बात किया कि आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। तो ऑर्डिनेंस अगर कोई पास अध्यादेश पास किया गया है और उस अध्यादेश को, क्योंकि उसको विद इन 6 मंथ के अंदर जैसे ही वो मिलती है, जो सदन में बैठक करता है, तो वो सदन के बैठक करते के साथ ही उसको पास करना अनिवार्य हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ये आर्टिकल 368 के अंदर, ठीक है, 368 के अंदर
आने वाले बिल होते हैं जो संविधान के अंदर जो है परिवर्तन की बात करते हैं। तो संविधान में परिवर्तन का अधिकार किसको है? अमेंडमेंट करने का अधिकार किसको है? हमारे संसद को है। संसद पार्लियामेंट जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर अमेंडमेंट ला सकती है या बदलाव ला सकती है। अमेंडमेंट करने के लिए हमें कुछ तरीके के बहुत सिंपल अमेंडमेंट होते हैं, राज्यों के नाम बदलने, हमने पहले भी तय किया था। तो उन सारे चीजों को बदलने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की दोनों हाउस की सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है। 3 कैटेगरीज हैं इस आर्टिकल, इसके अलावा 2 स्पेशल कैटेगरीज हैं। एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है और एक स्पेशल मेजॉरिटी विद हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर होती है। तो जब हम आर्टिकल 368 पढ़ेंगे तो इसको फिर हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो स्पेशल मेजॉरिटी 2 तरीके की होती है। अगर हम संविधान के कुछ विशेष पहलुओं को बदलना चाहते हैं तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, जो कि होती है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी कि आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा पॉजिटिव वोट दिया जाना, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो दो अलग अलग मेजॉरिटी है यहाँ पर कि कुल सदस्यों की आधी से अधिक, जितने भी सदस्य हैं कुल के आधे से ज्यादा, हाफ प्लस होने चाहिए, और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, जितने उस दिन आए हैं, उस दिन वोट डाल रहे हैं, जो एब्सटेन नहीं कर रहे हैं, उनके 2/3 से ज्यादा। तो ये बेसिक क्राइटेरिया फॉलो होते हैं। और अगर हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात करें तो उसमें अगर लेजिस्लेचर को भी कुछ परिस्थितियों में यदि वो संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात होती है तो ऐसे में स्पेशल मेजॉरिटी विद हाफ ऑफ द स्टेट्स को भी इसमें लेना होता है। अच्छा, कुछ चीजों में संसद के पास भी ये शक्ति नहीं है कि वो उसे परिवर्तित, उसे अमेंड कर सके। किसको अमेंड नहीं कर सकती? हमारी संसद किस संविधान के किस हिस्से को अमेंड नहीं कर सकती? सर बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो ये बेसिक आइडिया पहले नहीं था, परंतु बेसिक फीचर का आइडिया जो केशवानंद भारती केस में दिया गया था, उस बेसिक फीचर के अनुसार, ठीक है, उस बेसिक फीचर के अनुसार किसी भी संविधान के किसी भी बेसिक फीचर को बदलने का अधिकार भी संसद के पास नहीं है। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमारी लोकसभा की और हमारे संसद की कार्रवाई है। यहाँ से आगे हमारा जो बिल होता है वो आगे कैसे बढ़ता है, क्या क्या उसके प्रोसेसेस होते हैं, ये हम कल करेंगे। आज मैं क्लास थोड़ा सा जल्दी 10 मिनट पहले खत्म करना चाहता हूँ। और एक और मेरा आग्रह है कि क्या हम क्लास के टाइम को थोड़ा अर्ली कर सकते हैं, अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑफिस पहुँचने में इस समय के कारण दिक्कत होती है। तो अगर आप लोग ओके सर। कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, कल से क्लास का समय 7:45 कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे, केवल 15 मिनट आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक, तो कल हम क्लास 7:45 पे, जिससे कि 9:15 10 मिनट पर हम क्लास को खत्म कर दें। अभी वैसे भी गर्मियों के दिन आ गए हैं, तो कोई मुझे नहीं लगता कि सुबह उठने में विशेष किसी को परेशानी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। ग्रुप में कोई जरूर डाल देना कि क्लास का टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है। ओके, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।